आप। सर बराए मेहरबानी हाँ, एक बात बताइए आप। सर एक बहुत बड़ी बात, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सर कोर कमांडर के हाउस का तकद्दुस पामाल हुआ। सर नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हम दुखी हैं। लेकिन बिल्कुल। सर शहरयार आफरीदी के घर में जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह खवातीन को हाथ मारा जा रहा है, कोई घर उसके बाद नहीं बचा कि सिर्फ सर जिस घर के अंदर लूट खसूट नहीं की गई, जिस घर की पामाली नहीं की गई और जिस घर के अंदर घुसा नहीं गया। सर अगर कोर कमांडर हाउस का एक तकद्दुस था तो हमारे घर भी तो है सर, एक बंदे की झोंपड़ी भी तो है, शहरयार आफरीदी का भी तो घर था सर। बस अब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ जो हो रहा है, फिर मैं वही बात करूंगा कि ठीक है, फौज सामने नजर आ रही है आपको, लेकिन इसके पीछे जो है ना, वो वही दो फैमिलीज हैं, एक शरीफों की और एक बदमाशों की। सारा कुछ वो इंजीनियर कर रही हैं। बदकिस्मती ये है कि इस दफा, पहले हमेशा फौज रोकती थी इनको, इनके सवाए याया के जमाने, याया के वक्त याया मिल गया था भुट्टो के साथ। आज उसी भुट्टो की आल औलाद और फिर उसके बाद नई जो एक पार्टी पैदा हुई है शरीफों की फैमिली की, तो ये जो हैं दो फैमिलीज, ये सारी सियासत को इन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया हुआ है। और ये मुझे तो यानी 1988 में मैं बताऊं कि मैं वहाँ था, कोरिया में एम्बेसडर था, तो वहाँ आखिरी मेरी बात जियाउल हक ने फोन मुझे किया कि कल जुनेजो मियाँ के साहब आ रहे हैं, साथ। तो गानी आपने सुनाई हुई है, मियाँ साहब वहां पर हाँ, तो ये चूंकि मैं सुना चुका हूं, लेकिन ना 88 का इस वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि 88 में जियाउल हक के फौत होने के बाद उस हादसे में तो इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में फिर जो बेनजीर भुट्टो आई, तो वो उस वक्त एक राइट और लेफ्ट की डिवाइड थी हमारे जो इलेक्ट्रेट में थी। तो नवाज शरीफ और राइटिस्ट पार्टीज थी, तो उन्होंने एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था 10 पार्टियों का, जिसके सरदार यही थे। और बेनजीर भुट्टो उस तरफ थी, वो उसके साथ जाहिर है कि वो पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ थी। मगर उस वक्त अमेरिकन बेनजीर को लाना चाहते थे, तो इवेंचुअली उन्होंने फौज, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ नहीं था, इलेक्शन के रिजल्ट हमेशा कुछ नहीं होते। असल ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ सियासतदानों ने एक ऐसा नक्शा पैदा कर दिया है पाकिस्तान में कि कलेक्शन कुछ भी हो जाए, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फौज फिर मुतय्यन करती है। तो उस वक्त भी फौज और अमरीकनों के दरमियान एक नेगोशिएशन हुई थी। दो असिस्टेंट सेक्रेटरी आए थे, एक रिचर्ड मर्फी था जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एक रिचर्ड आर्मिटेज था जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दोनों आके 1 हफ्ता या 2 हफ्ते यहाँ बातचीत हुई। और वो कहा कि हम कुछ भी रिजल्ट हो, इलेक्शन में बेनजीर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो फौज और उनके दरमियान मुआहदा हुआ, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बन गई। और वो 88 में बनती है, 90 में वो हुकूमत फिर बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि वो फौज का जो रेड लाइंस मुकर्रर किए हुए थे बेनजीर को, बेनजीर ने वो नहीं उन पर अमल किया, और इवेंचुअली उसकी हुकूमत गिरा दी गई गुलाम शाह खान ने। तो मैं देख रहा हूं कि आज बिल्कुल वही तो सीन है। यानी जो रिजीम चेंज अभी हालिया जो हुआ है, ये वही तो सीन था कि उस वक्त 10 पार्टियों का एक इस्लामी इत्तेहाद था, इस दफा पीडीएम थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से सर इस्लामी सर रिजीम। थोड़ा सा ना शमशाद साहब सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं। सर आप समझते हैं कि इमरान खान यहां से कम बैक कर सकता है, तहरीक इंसाफ रिवाइव कर सकती है, इमरान खान के लिए सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश बाकी है? नहीं, इसमें इस सिस्टम में तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बता दूं, ये असल बात वही है कि अब फैक्टर सिर्फ पाकिस्तान की फौज है इस मुल्क में। पूरा जो कुछ भी हो रहा है वो फौज जो है, वो और ये दो पार्टियां जो हैं, दो फैमिलीज जो हैं ना, ये मिलकर कर रही हैं। तो लेकिन ये देर पा नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं उस तारीख से भी अच्छी तरह गुजर चुका हूं जब नवाज शरीफ अकेला खेल रहा था 2/3 मेजोरिटी लेकर। उसने जहांगीर करामत को फारग किया, उसने चीफ जस्टिस को फारग किया, उसने सदर लगारी को फारग किया।
तो ये वाकया फिर पैदा होने वाले हैं। हम वी आर रीप्लेइंग हिस्ट्री। हम बार बार तारीख के में वापस जा, हम तो तारीख से निकले ही नहीं है।